जय हिंद मित्रों। जैसे कि हमने प्रीवियस की क्लास में ये देखा कि किस प्रकार उनको खबर मिला कि उन्होंने होरी के साथ गलत किया है, यानी अपने आसामियों के साथ गलत किया राय साहब ने। और ये बात ओंकार नाथ को जैसे ही पता चला, उन्हें एक मौका मिल गया अपनी बिजली पत्रिका में छापने का। उन्होंने बोला भले ही मैत्री है, लेकिन देखिए मैं कर्तव्य पथ से तो विचलित नहीं होने वाला हूँ। और राय साहब को जैसे ही सुना तो झटका लगा कि ये पेपर में निकलेगा और फिर कितनी बेइज्जती होगी, और ये सारी चीज़ उन्होंने सिर पीट लिया। पहले तो उनकी ऐसी उत्तेजना हुई कि जाकर ओंकार नाथ को गिनकर 50 हंटर जमाए और कह दे जहां वह पत्र छपना है छाप दे, वह ये समाचार भी छाप देना। लेकिन इसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया और तुरंत उनसे मिलने चले। अगर देर की तो ये ओंकार नाथ वो संवाद छाप देगा और उनके सारी यश में कालिमा पुज जाएगी। ओंकार नाथ सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के लिए संपादकीय लेख लिखने की चिंता में बैठे हुए थे, पर मन पक्षी की भांति अभी उड़ा उड़ा फिरता था। उनकी धर्मपत्नी ने रात में उन्हें कुछ ऐसी बात कह डाली थी जो अभी तक कांटों की तरह चुभ रही थी। उन्हें कोई दरिद्र कह ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, वो जरा भी बुरा नहीं मानते, लेकिन वो कहना कि उनमें पुरुषत्व नहीं है, यानी उनकी स्त्री ने उन्हें बोला था कि आप में पुरुषत्व नहीं है, वो इसके लिए असहाय थे। और फिर अपनी पत्नी को ये कहने का क्या हक है? उससे तो ये उम्मीद ही की जाती है कि कोई इस तरह का आक्षेप करे तो उसका मुंह बंद कर दे। बेशक वह ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि सिर पर कोई आफत आ जाए, फूक फूक कर कदम रखते हैं। इन काले कानूनों के युग में वह और क्या कर ही सकते हैं, मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते? इसलिए तो कि उनके घर वाले कष्ट ना उठाएं और उनकी सहिष्णुता को उन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है। क्या अंधेरे हैं? उनके पास रुपए नहीं है तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दे? डॉक्टर सेठ और प्रोफेसर भाटिया और ना जाने किस किस की स्त्रियां बनारसी साड़ी पहनती है, तो क्या हम क्या करें? क्यों उनकी पत्नी इन साड़ी वालियों को अपनी गद्दा खद्दर की साड़ियों से लज्जित नहीं करती? उनकी खुद तो यह आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे से मोटे कपड़े पहन लेते और कुछ कोई आलोचना करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रहते। उनकी पत्नी में क्यों वही आत्माभिमान नहीं है? वह क्यों दूसरों की ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती है? उसे समझना चाहिए कि वह एक देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपनी भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति होती है? इसी विषय को आज के अग्रलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब के मामले की तरफ भी पहुंचा। राय साहब सूचना का क्या उत्तर देते और ये देखना है। अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर वो सफाई नहीं दे पाते हैं तो ओंकार नाथ दबाव, भय या मुलाजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं फेरने वाले। और ये उनका भ्रम है। इस सारे तप और साधन का पुरस्कार उन्हें इसके सिवा और क्या मिलता कि अवसर पड़ने पर वह इन कानूनी डकैतों का भांडा फोड़ करे। उन्हें खूब मालूम है कि राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव हैं, काउंसिल के मेंबर तो है ही, अधिकारियों में भी उनकी काफ़ी रसूख है। वह चाहे तो उन पर झूठे मुकदमे चलवा सकते, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते, लेकिन ओंकार नाथ इन बातों से नहीं डरते। जब तक उनकी देह में प्राण है वो आतताइयों की खबर लेते रहेंगे। सहसा मोटर कार की आवाज़ सुनकर वो चौंक गए। तुरंत कागज लेकर अपना लेख आरंभ ही कर दिया था कि एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रखा। ओंकार नाथ ने उनका स्वागत किया, न कुशल क्षेम पूछा, न कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो कोई मुलाजिम आया हो अदालत में, और रोब से मिले हुए स्वर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था ना? मैं वह पत्र लिखने के लिए ये सोच ही रहा था। मैं बाध्य हूँ, मेरा कर्तव्य ये था कि स्वयं उसकी तहकीकात करूँ, लेकिन मुरव्वत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ हत्या करनी ही पड़ती। क्या उस संवाद में कुछ सत्यता भी है? राय साहब उसका सत्य होना अस्वीकार नहीं कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपए तो नहीं मिले थे, वह उनके पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन वो देखना चाहते थे कि ये महाशय उनसे किन पहलुओं पर बात करते हैं, कैसे चलते हैं। ओंकार नाथ को भी देखिए, उन्होंने भी खेद प्रकट करते हुए कहा, तब तो मेरे लिए इस संवाद को प्रकाशित करने के सिवाय और कोई अतिरिक्त मार्ग भी नहीं बचा। मुझे इसका दुख है कि मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज़ नहीं है। संपादक अगर अपने कर्तव्य ना पूरा कर सके तो उसे इस आसन पर बैठने का कोई हक ही नहीं है। राय साहब कुर्सी पर डट के और पान की गिलौरियां मुंह में भरकर बोले, लेकिन ये आपके हक में अच्छा तो नहीं होगा। मुझे जो कुछ कहना होगा पीछे होगा, आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते तो मैं भी उसी कैडनी का आदमी हूँ। ओंकार नाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कभी भय ही नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पत्र संपादन का भार लिया उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया, और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करते हुए अपना बलिदान कर सके। अच्छी बात यह है कि मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं आप तक
अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर अब आप लड़ने ही पर तैयार हो तो लड़ाई ही सही। आखिर मैं आपके पत्र का 5 गुना चंदा क्यों देता हूँ? उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को 5 गुना चंदा क्यों देता हूँ? केवल इसलिए कि वो मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है। 75 रुपये देता हूँ इसलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं और सहायता का अपील करते हैं, और ऐसी शायद ही कोई तिमाही जाती हूँ जब आपकी अपील ना निकलती हो, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ ना कुछ मदद कर ही देता हूँ। किस लिए? दीपावली, दशहरा, होली में आपके यहाँ बहना भेजता हूँ और साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए? आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं निभा सकते। यानी आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों चीज़ साथ साथ निभा नहीं सकते। ओंकार नाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर ये व्यवहार में रिश्वत नहीं है तो क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए, क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते हैं? निकालिए अपनी बही खाता और बतलाइए अब तक आपको मेरी रियासत से कितने मिल चुके हैं। मुझे विश्वास है हजारों की रकम तो निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आता तो मैं अपने असामियों से दाढ़, तवान और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? ये नहीं समझिए कि आप ही किसानों के हित का बेड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना मनना है। मुझे बढ़कर दूसरा उनका हितेच्छु नहीं हो सकते। लेकिन मेरी गुजर कैसे होगी? अफसरों को दावतें कहाँ से दूँ? सरकारी चंदे कहाँ से दूँ? खानदान के सैकड़ों आदमियों की ज़रूरत कैसे पूरी करूँ? मेरे घर का क्या खर्च है ये शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर में रुपए फलते हैं? आएगा तो आसामियों के घर से ही ना। आप समझते होंगे कि जमींदार और तालुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं। उनकी असली हालत को आपको पता भी है। अगर वह धर्मात्मा बनकर रहेगा तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अफसरों को डालियाँ ना दे तो जेल खाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं है कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरे। न गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फ़ायदा उठाना चाहते उसी तरह और सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले पर तो दिखाओ कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से पुस्तकों और पत्रिकाओं का जीवन बीमा, तो कोई ग्रामोफोन लिए सिर पर खड़ा है, खुशहाल दुसाला लिए चला रहा है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है। बस सबके सब लोग आ रहे हैं और चंदे तो अनगिनत दिए जा रहे हैं। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर मैं बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं मुझे उल्लू बनाकर मुझसे कुछ ऐंठने के लिए। आज मर्यादा के विचार छोड़ दूं तो तालियां पीटने लगे। हुक्काम की डालियां न दूं तो बागी समझा जाऊं। तब आप अपने लेखों से मेरी रक्षा नहीं करेंगे। कांग्रेस में शरीक हुआ उसका तवान अभी तक देता जाता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पर कितना कर्ज है ये भी कभी आपने पूछा? अगर सभी महाजन डिक्रिया करा ले तो मेरे हाथ की ये अंगूठी तक बिक जाएगी। आप कहेंगे क्यों ये आडंबर पालते हो? कहिए 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूँ उससे अब निकल नहीं सकता। घास छिलना मेरे लिए असंभव है। आपके पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं। आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हो। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं? वो बता लिखने का सामग्री में देता हूँ प्रमाण सहित में। ओंकार नाथ कुछ नर्म होकर बोले, जब कभी अवसर आया मैंने कदम पीछे तो नहीं हटाया। राय साहब भी कुछ नर्म हुए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि 2-1 मौके पर आपने जवामर्दी दिखाई, लेकिन आपकी ही निगाह हमेशा लाभ की ओर रही, प्रजा हित की ओर नहीं। आंखें ना निकालिए और ना मुँह लाल कीजिए। जब कभी आप मैदान में आए हैं और उसका शुभ परिणाम यही हुआ कि आपके सम्मान और प्रभाव और आमदनी में इजाफा हुआ। अगर मेरे साथ भी आप वही चाल चल रहे हैं तो मैं आपकी खातिरदारी करने के लिए तैयार हूँ। रुपए नहीं दूंगा क्योंकि वो रिश्वत है। आपकी पत्नी जी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा, है मंजूर? अब मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि आपको जो संवाद मिला वो गलत है, मगर ये भी कह देना चाहता हूँ कि अपने और सभी भाइयों की तरह मैं असामियों से जुर्माना लेता हूँ और साल में 10-5 हज़ार रुपये मेरे हाथ लग जाते हैं। और अगर आप मेरे मुंह से ये कौर भी छीनना चाहेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी। इससे क्या फ़ायदे कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रचकर मुझे भी जेरबार करे, खुद भी जोरबार हो। दिल की बात कहिए, मैं आपका वैरी नहीं हूँ। आपके साथ कितनी ही बार एक चौके में एक मेज़ पर खा चुका हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप तकलीफ़ में, आपकी हालत शायद मेरी हालत से भी ज़्यादा ख़राब है। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने का कसम खा लिया है तो ये आपकी खुशी, मैं चलता हूँ।
राय साहब ने कुर्सी से उठकर खड़े हुए। ओंकारनाथ ने उनका हाथ पकड़कर संधि भाव से कहा, नहीं नहीं, अभी आपको बैठना पड़ेगा। मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ जो सलूक किया उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन यह सिद्धांत की बात आ गई और आप जानते हैं सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। राय साहब कुर्सी पर फिर से बैठकर ज़रा मीठे स्वर में बोले, अच्छा भाई, जो चाहे लिखो, मैं तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता। और तो क्या होगा, बदनामी होगी। हाँ, कहाँ तक नाम के पीछे पीछे मरूं। कौन ऐसा तालुकेदार है जो आसामियों को थोड़ा बहुत नहीं सताता? कुत्ता हांडी की रखवाली करे तो खाए क्या। मैं इतनी ही कर सकता हूँ कि आगे आपको इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अगर आपको मुझ पर कोई विश्वास नहीं, कुछ भी नहीं, तो इस बार क्षमा कीजिए। किसी दूसरे संपादक से मैं इस तरह की खुशामद नहीं करता, उसे सरे बाजार पिटवाता, लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती इसलिए दबना ही पड़ेगा। ये समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाहे बना दे। खैर, यह झगड़ा खत्म कीजिए। कहिए आजकल पत्र की क्या दशा है, कुछ ग्राहक बढ़े? ओंकारनाथ ने अनिच्छा के भाव से कहा, किसी न किसी तरह काम चल जाता है और वर्तमान परिस्थिति में मैं इसके अधिक उम्मीद नहीं रखता। मैं इस तरफ धन और भोग की लालसा लेकर नहीं आया था, इसलिए मुझे शिकायत नहीं है। मैं जनता की सेवा करने आया था और वह यथाशक्ति कर रहा हूँ। राष्ट्र का कल्याण हो, यही मेरी कामना। एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं। राय साहब ने जरा और सा हृदय होकर कहा, ये सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन सेवा करने के लिए भी जीना तो जरूरी है ना। आर्थिक चिंताओं में आप एकाग्रचित होकर सेवा भी तो नहीं कर सकते। क्या ग्राहक संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है? बात यह है कि मैं अपने पत्र का आदर्श गिराना नहीं चाहता। अगर मैं आज सिनेमा मास्टरों के चित्र और चरित्र छापने लगूं तो मेरे ग्राहक बढ़ जाएंगे, लेकिन अपनी तो वो नीति है नहीं। और भी कितने ही ऐसे हथकंडे हैं जिनसे पत्रों द्वारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें ग्रहित समझता नहीं हूँ। इसी का ये फल है कि आज आपको इतना सम्मान है। मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ, मालूम नहीं आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप मेरी ओर से 100 आदमियों के नाम फ्री जारी कर दीजिए, चंदा मैं दे दूंगा। ओंकारनाथ ने कृतज्ञता से सिर झुकाकर कहा, मैं धन्यवाद के साथ आपका दान स्वीकार करता हूँ। खेद यही कि पत्रों की ओर से जनता कितनी उदासीन है। स्कूल और कॉलेजों और मंदिरों के लिए धन की कमी नहीं है, पर आज तक एक भी ऐसा दानी नहीं निकला जो पत्रों के प्रचार के लिए दान देता। हालांकि जन शिक्षा का उद्देश्य जितना कम खर्चे में पत्रों से पूरा हो सकता है और किसी तरह उस तरीके से नहीं हो सकता जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों करना पड़े। मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ। राय साहब विदा हो गए वहाँ से। ओंकारनाथ के मुख पर प्रसन्नता की झलक नहीं थी। राय साहब ने किसी तरह की शर्त ना की थी, कोई बंधन न लगाया था, पर ओंकारनाथ जो थे वो आज इतनी करारी फटकार पाकर भी इस दान को अस्वीकार नहीं कर सके। परिस्थिति ऐसी आ पड़ी थी कि उन्हें उबरने का कोई उपाय ही नहीं मिल रहा था। प्रेस के कर्मचारियों का 3 महीना का वेतन बाकी पड़ा हुआ, कागज वाले के 1000 से ऊपर के आ रहे थे। यही क्या कम था कि उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ा। उनकी स्त्री गोमती ने आकर विद्रोह के स्वर में वहां पे कहा, क्या अभी योजना का समय नहीं आया? यह भी कोई नियम है, जब तक एक ना बज जाए जगह से ना उठो। कब तक कोई चूल्हा गोरता रहे? ओंकारनाथ ने दुखी आंखों से पत्नी को देखा। गोमती का विद्रोह उड़ गया। वह उनकी कठिनाइयों को समझती थी। दूसरी महिलाओं के वस्त्र आभूषण देखकर कभी कभी उसके मन में विद्रोह जरूर आता था। वो पति को 2-4 जली कटी बातें भी सुनाती, पर वास्तव में वो क्रोध उनके पति ने अपने दुर्भाग्य के प्रति था और की थोड़ी सी आँच अनायास ही ओंकारनाथ तक पहुंची जाती थी। वह उनका तपस्वी जीवन देखकर मन में कुढ़ती थी और उनसे सहानुभूति भी रखती, बस उसे थोड़ा सा सनकी समझती थी। उनका उदास मुंह देखकर पूछा, क्यों उदास हो? पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? ओंकारनाथ को मुस्कुराना पड़ा। कौन उदास है? मैं तो आज जितनी खुश हूँ उतना अपनी विवाह के दिन भी नहीं था। आज सवेरे 1500 की बोहनी हुई। किसी भाग्यवान का मुंह देखा था। गोमती को विश्वास नहीं आया। बोली, झूठे हो, तुम्हें 1500 कहाँ से मिल गया? हाँ, 15 रुपये कहो तो मान लेती हूँ। नहीं, तुम्हारे सिर की कसम 1500 मारे। अभी राय साहब आए थे, 100 ग्राहकों का चंदा अपनी तरफ से देने का वचन दे गए थे। गोमती का चेहरा उतर गया। तो तुम भी मिल चुके? नहीं, राय साहब वादे के पक्के हैं। मैंने किसी तालुकेदार को वादे का पक्का देखा ही नहीं। दादा एक तालुकेदार के नौकर थे। साल भर तलब नहीं मिलती थी। उसे छोड़कर दूसरे की नौकरी की। उसने 2 साल तक एक पाई नहीं दी। एक बार दादा गरम पड़े तो मार कर भगा दिया। उनके वादों का कोई करार नहीं। मैं आज ही बिल भेजता हूँ, भेजा करो। कह देंगे कल आना। कल अपने इलाके पर चले जाएंगी, 3 महीना में लौटेंगी। ओंकारनाथ संशय में पड़ गए। ठीक तो है, कहीं राय साहब पीछे से मुकर गए तो वो क्या कर लेंगे? फिर भी दिल मजबूत करके कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम राय साहब को मैं इतने धोखेबाज तो नहीं समझता। मेरा उनके यहाँ कुछ बाकी नहीं है। गोमती ने उसी संदेह के भाव से
कहा, इसी से तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ। जरा किसी ने सहानुभूति दिखाई और तुम फूल उठे। ये मोटे रईस हैं, इनके पेट में ऐसे कितने वादे हजम हो सकते हैं। जितने वादे करते अगर सब पूरा करने लगे तो भीख मांगने की नौबत आ जाए। मेरे गांव के ठाकुर साहब तो 2-2 3-3 साल तक बनियों का हिसाब नहीं करते थे। नौकरों का हिसाब तो नाम के लिए था। साल भर काम लेते तब नौकरों ने वेतन मांगा, मार कर निकाल दिए। कई बार उसे नांदीदेही में स्कूल से उनके लड़कों के नाम कट गए। आखिर उन्होंने लड़कों को घर बुला लिया। एक बार रेल का टिकट उधार मांगा। ये राय साहब भी तो उन्हीं के भाई बंधेरा, कोई अलग थोड़ी है। चलो भोजन करो और चक्की पीसो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। ये समझ लो कि ये बड़े आदमी तुम्हें फटकारते रही वही अच्छा है। ये तुम्हें 1 पैसा देंगे तो उसका चौगुना अपने असामियों से वसूल कर लेंगे। अभी उनके विषय में जो कुछ चाहते हो लिखते हो, तब तो ठाकुर सोहाती ही करनी पड़ेगी। पंडित जी भोजन कर रहे थे पर कौर मुंह में फंसा हुआ जान पड़ता था। आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया। बोले, अगर रुपए नहीं दिए तो ऐसी खबर लूंगा कि याद करेंगे। उनकी चोटी मेरे हाथ में है। गांव के लोग झूठी खबर नहीं दे सकते। सच्ची खबर देते तो उनकी जान निकलती। झूठी क्यों देंगे? उन्होंने बताया कि झूठी खबर नहीं मिली है, सही ही मिली है। सच्ची खबर देते तो उनकी मतलब उनको लगा कि हाँ ये सच्ची ही खबर है, तो उन्होंने कहा कि भैया ये सच्ची खबर है और मैं उसको छापूंगा भी। राय साहब खिलाफ एक रिपोर्ट मेरे पास आई है, छाप दूं? बच्चा को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे खैरात नहीं दे रहे हैं, बड़े दबसट में पड़कर इस राह पर आए हैं। पहले धमकियां दिखा रहे थे, जब देखा इससे काम नहीं चलेगा तो ये चारा फेंका। मैंने भी सोचा कि एक इनके ठीक हो जाने से तो देश से अन्याय नहीं मिट जाएगा, फिर क्यों ना इस दान को स्वीकार कर लूँ। मैं अपने आदर्श से गिर गया हूँ ज़रूर, लेकिन इतने पर भी राय साहब ने दगा की तो मैं भी सख्ता हूँ, उधर जाऊँगा। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत समझाना नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू रहेगा वीडियो। धन्यवाद।